जब आपने छोटे बच्चे थे तब आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे बेसिक वाली पहली चीज़ आपको क्या सिखाई जाती है? डिजिट्स 1 2 3 4 ये सब बताया जाता है आपको। फिर इसके बाद आप उनको ऐड करना सीखते हो, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हो, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, फिर उनका डिवीजन सीखते हो। ठीक, तो वो मैथमेटिक्स की अपनी एक दुनिया बनाई जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है ना। और उस सिस्टम के बाद आप फर्दर आगे की क्लासों में जाते हो तो वहाँ पर आप एलसीएम करना सीखते हो, एचसीएफ करना सीखते हो, है ना, और थोड़ी बहुत अलजेब्रा पढ़ना आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक, इसके बाद जब आप क्लास 9th में आए थे तो आपने उस नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी को देखा था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को देखा था? आपने ये समझा था कि अभी तक की क्लासों में नंबर सिस्टम में आप जो समझ चुके हो वो ये है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना। नेचुरल नंबर के बाद आपने पढ़े थे इंटीजर्स क्या, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर आपने पढ़े थे इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद आपने देखे थे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर के बाद फिर आपने इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और सबसे लास्ट जो आपने पढ़ा था वो क्या था? रियल नंबर। कौन से पढ़े थे? रियल नंबर। और रियल नंबर दो टाइप के होते थे। ये सब चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी थी? नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो सबसे लास्ट चीज़ आपने पढ़ी थी वो थी रियल नंबर। और रियल नंबर के आपने दो तरह के टाइप पढ़े थे, याद है आपको? कौन कौन से टाइप पढ़े थे? रैशनल नंबर, और दूसरा टाइप क्या था? इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्लास 9th लेवल पर आप रैशनल नंबर निकालना आपको आ गया था। दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। इर्रेशनल नंबर भी आपको उनकी पहचान करना आपको आ गया था कि ये गिवन जो बोर्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक, रैशनल नंबर की भी आपने कैटेगरी पढ़ी थी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, या रिपीटिंग डेसिमल है। इसकी दो कैटेगरी वहाँ पर आपने देखी थी। इर्रेशनल नंबर की भी पहचान करने के लिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी क्लास 9th में। वो पहली प्रॉपर्टी आपको याद है? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक नंबर आपके सामने 01 001 0001 00001, इस तरह से आप देख रहे हैं ये नंबर जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है, चलता ही जा रहा है, और ना ही कहीं पर रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा। ठीक, दूसरा टाइप आपने इर्रेशनल नंबर का पढ़ा, वो ये था कि जब भी हमारे सामने ऐसे रूट आते हैं जो कि परफेक्ट नहीं होते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं? तो आंसर है वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये आपने देखा था। ठीक, इसी तरह से आपने क्यूब रूट के लिए भी पढ़ा था। क्यूब रूट के लिए आपने क्या पढ़ा था कि जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं वो सब नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ये, और इसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, वो थी पाई कैसा नंबर होता है प्यारे बच्चों? इर्रेशनल नंबर होता है, और उसको हमने प्रूव भी किया था। ठीक, ये सब कुछ आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। अब हम इर्रेशनल नंबर की कुछ और प्रॉपर्टी क्लास 10th में देखेंगे और नंबर सिस्टम को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, और उसमें हम इर्रेशनल नंबर की भी बातें करेंगे और रैशनल नंबर की भी बातें करेंगे। इसका मतलब हम किसकी बातें करेंगे? रियल नंबर्स की। ठीक, तो क्लास 10th में जो पहला चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में वो कौन सा है? रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर में हम सबसे पहली बात जो करने वाले हैं आज, वो हम बात करेंगे सबसे पहली बात डिविजिबिलिटी की। कौन सी वाली बात करेंगे? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है? ये भी मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो। कौन कौन से ऑपरेशन आपने पढ़े हैं? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। उन चारों में से आज मैं किसकी बातें करने वाला हूं? डिवाइड की। सिर्फ किसकी बातें? डिवाइड की बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप।
डिविजिबिलिटी में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो आपने बेसिक जब डिवीजन करते हो आप, तो जो आप ध्यान नहीं रखते हो या आपने कभी गौर नहीं किया उन चीज़ों पर, देखा नहीं उनको ध्यान से। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे किसी भी चीज़ को, और उनके कुछ फैक्ट हैं जो हम निकालने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या फैक्ट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फैक्ट देखिए, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ क्लास 10th में सबसे पहला वाला टॉपिक कौन सा है, डिविजिबिलिटी, और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक, 2 से मैं किसी एक नंबर को डिवाइड करने वाला हूँ, ध्यान देना सभी लोग, डिवाइड करने वाला हूँ, ध्यान देना सभी, 6 को डिवाइड कर रहा हूँ सपोज करिए। ठीक, सबसे पहली चीज तो डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, 0। ठीक, अब इसी चीज को आगे देखते जाना, 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं एक और नंबर 7, ठीक, और 7 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, यहां पर आंसर क्या बचा, 1, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ये समझ आता है, ये बेसिक वाली डिविजिबिलिटी है जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो। ठीक, अब इसके बाद फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने 7 के बाद सपोज करिए मैंने डिवाइड किया 8 को, ठीक है, तो 2 4 जा 8 और आंसर कितना आया, 0। ठीक, मैंने एक और डिजिट को डिवाइड करके देखा 2 से, ये देखिए 2 से जब मैंने डिवाइड किया किसको, 9 को, तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और यहाँ पर माइनस करने पर आंसर कितना आया, तो आंसर है 1। ठीक, तो इस बात का मतलब ये है कि जब भी मैं 2 को डिवाइड करता हूँ तो 2 को किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा अगर मैं 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर है उसके बारे में एक बात देखने वाली ध्यान से, कौन सी बात देखने वाली है ध्यान से, कि उसका रिमाइंडर या तो 0 आता है या 1 आता है। ये तो सर आप छोटे छोटे नंबर को डिवाइड करके दिखा रहे हो, कोई बड़ा नंबर डिवाइड करके दिखाओ तब माने, है ना। तो यानी कि कोई एक इवन नंबर, कोई भी आप इवन नंबर सोच लीजिए आपके दिमाग में, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा ही नंबर लेकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया 52, कितना लिया प्यारे बच्चों, 52, एक एग्जाम्पल के लिए 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करते हो आप इसको, 2 2 जा 4, ठीक, सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा, 1, फिर यहाँ पर 2 कैरी कर लेते हो आप यहाँ पर, है ना, फिर इसके बाद क्या करोगे, 2 6 जा 12, ये आंसर कितना बचा प्यारे बच्चों, 0। ठीक, फिर इसके बाद मैंने 52 के आगे सोचा कि क्या मैं 52 के बाद 53 को डिवाइड करूं, तब देखता हूं क्या होगा। ठीक है, मैंने करके देखा, तो 2 जा 4, माइनस किया कितना बचा, 1, और यहां पर मैंने लिख लिया 3। ठीक, ओके, 2 6 जा 12, अब आंसर कितना आया माइनस करने पर, 1। इसका मतलब मैं जब सिंगल वाले डिजिट को डिवाइड कर रहा था, आंसर क्या आ रहा था, 0 आता है या 1 आता है। ठीक, अगर मैंने 2 डिजिट वाले लिए तब भी आंसर क्या आ रहा है, 0 या 1। क्या अगर मैं 4 डिजिट वाला कोई नंबर ले लूं, 4 डिजिट वाला कोई नंबर, सपोज करिए ये नंबर मैंने लिया और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है, करिए। 2 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आप क्या लिखोगे, 2 5 जा 10, है ना, सॉरी 2 5 जा 10 लिखा आपने, माइनस करने पर यहाँ क्या बचा, 0। अच्छा, फिर आपने कैरी लिया 0, यहाँ पर भी 0 लिख लिया, अब यहाँ पर 4 लिख लिया। ठीक, फिर इसके बाद किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4, माइनस किया, आंसर कितना बचा, 0। तो फिर से आंसर क्या आया, 0 आंसर आया। तो इस बात का मतलब ये है कि 2 से किसी भी डिजिट को डिवाइड किया जाए जिसको वो डिवाइड करता है, तो उसका अगर रिमाइंडर बचेगा तो वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ तक तो चलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया कहीं पे, क्या नोट कर लिया, कि अगर हम बात कर रहे हैं एक नंबर की, कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, 2 की, तो उसके जो रिमाइंडर होते हैं वो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा या, ये बात आपको ध्यान से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके अलावा अब इसके बाद आ जाइए सेकंड वाली बात पर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात। देखिए ध्यान दीजिए, 2 के बाद मैंने 3 के बारे में सोचना शुरू किया, 6 को डिवाइड किया किससे, 3 से, कराइए, 3 2 जा 6, आंसर क्या बचा प्यारे बच्चों, 0, रिमाइंडर क्या आया, 0। ठीक, मैंने फिर से लिया, 3 से डिवाइड करा रहा हूं इस बार मैं किसको, 7 को,
तो 3 2 जा 6 और माइनस करने पर रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक, फिर से मैंने 3 से डिवाइड कराया किसको 8 को, और 3 2 जा 6 यहाँ पर किया और मेरा आंसर कितना आया रिमाइंडर का 2। ठीक, ये आंसर आया। अब इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट डिजिट पर जाता हूं तो यहां पर 3 3 जा 9 कितना आया 0, फिर से रिपीट होने लगा। ठीक, मतलब अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट डिजिट पर जाऊंगा तो आप देखेंगे यही पैटर्न फिर से चलने लगेगा। 3 3 जा 9 आंसर कितना आएगा 1। इस बात का मतलब यह है कि 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डिजिट पे जाऊंगा फिर से क्या रिपीट होने लगा 0, फिर इसके बाद क्या आ रहा होगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 0। इस बात का मतलब यह है कि 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, आंसर है 0 1 एंड 2। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, मैंने इसको नोट कर लिया। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, 3 के रिमाइंडर बताइए क्या क्या आए 0 1 2। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ठीक, मैंने इसको नोट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात पर आता हूं, सबका ध्यान केवल बोर्ड पर। थर्ड बात 4, मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 4। ठीक, 4 से डिवाइड कराना शुरू किया मैंने किसको 6 को। 4 1 जा 4, क्या बचेगा आंसर में 2। ठीक, फिर से मैंने 4 से डिवाइड किया किसको 7 को। यहां पर मैंने कराया 4 1 जा 4, कितना आंसर आएगा बताइए 3। फिर से 4 से मैंने डिवाइड किया किसको 8 को। 4 2 जा 8, ये आंसर कितना आया बताइए 0। मैंने एक और आगे बढ़ाया डिजिट और यहां पर लिख लिया 9। 4 से मैंने डिवाइड किया किसको 9 को। 4 2 जा 8, कितना आंसर आएगा बताइए 1। ठीक, 0 आ चुका, 1 आ चुका, 2 आ चुका, 3 आ चुका। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे यहां पर मैंने 10 को डिवाइड कराया, 10 को किससे 4 से। 4 2 जा 8, आंसर 2, फिर से रिपीट होने लगा। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कराऊंगा तो आप देखना कितना आंसर आएगा। यहां पर 4 के बाद 11 लिखा, यहां 11 से कराइए, कितना आएगा आंसर बताइए। तो इसका मतलब यह है कि 2 3 0 1, उसके बाद फिर रिपीट होने लगा। तो इसका मतलब आंसर बार बार यही आते जाएंगे। तो 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, आंसर है 0 1 2 3। ये पॉसिबल रिमाइंडर हैं, ये मैंने यहां पर नोट कर लिए। ठीक, ध्यान दीजिए, 4 से 0 1 2 3। ठीक, जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो आंसर है सिर्फ हम मैथमेटिक्स में पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। किसको, पैटर्न्स को। आपको इस बोर्ड पर इतनी जगह पर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, तो आंसर है हाँ, एक पैटर्न नजर आ रहा है, वो ये कि यहां पर जो नंबर लिखा होता है उस नंबर से जब किसी डिजिट को डिवाइड किया जाता है तो जो उसके रिमाइंडर हैं वो उस डिजिट से एक कम तक होते हैं। मतलब अगर 2 से डिवाइड करा रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या होंगे 0 और 1। 3 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, और कहां तक जाते हैं 2 तक। ये समझ आ रहा है। इसी तरह से 4 वाले 0 1 2 3। अब मुझे 5 वाले का एग्जाम्पल आपको करके नहीं दिखाना पड़ेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर 5 लिखा है तो बताइए इसके रिमाइंडर क्या होंगे। ये वेरी गुड, ये समझ आ गया आपको। ठीक, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर कहीं पर मैंने लिख दिया 7 5 और यहां लिखा क्या 7, तो बताइए इसके रिमाइंडर क्या होंगे 3 4 5 एंड ये एक वो फैक्ट है जो हमें पता चल गया। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इतनी बात पता चल चुकी कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर के जो आंसर आ सकते हैं वो रिमाइंडर के आंसर बताइए क्या क्या हो सकते हैं 0, और यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है 1। इतनी बात हम समझ चुके हैं। ठीक, या तो यहाँ पर 0 लिखा होगा ऑलवेज या 1 लिखा होगा। ये समझ आता है आपको। ठीक, अब इसके बाद देखिए ध्यान से,
यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, इस क्वांटिटी को मैं कुछ वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट की फॉर्म में आपके सामने लिखकर दिखा रहा हूँ, फिर चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखना, यहाँ पर जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको मैंने ऐसे लिख लिया a, ठीक है, ये समझ आ गया। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हमने क्या नाम रख दिया है आज से, a, ठीक। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हमने क्या नाम रख दिया है, b। और ये आप जानते हो a जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये समझ आता है, ठीक। अच्छा, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, इसको मैंने आज से नाम देना शुरू कर दिया क्यू, कोशेंट। आप इसको क्या कहते हो, कोशेंट, ठीक। फिर आप इसके बाद यहां पर कुछ लिखते हो और आपके पास माइनस करने के बाद आपके पास एक आंसर आता है, उसको आप क्या कहते हो, रिमाइंडर। ये बात आती है आपको समझ में, ठीक। तो इनको मैंने कुछ नाम रख दिया है। फिर से एक बार बताता हूं, जिसको डिवाइड करना है उसका नाम क्या होता है, ए क्या है यहाँ पर, डिविडेंड, ठीक। जिससे डिवाइड करना है वो क्या होता है, डिवाइजर, उसका क्या नाम रखा हमने, बी, ठीक। यहाँ पर ये जो नंबर यहाँ पर लिखते हो इसको हमने क्या नाम रख दिया, कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, क्यू। और यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर, उसका नाम क्या रख दिया, आर, ठीक। ये बात आ गई समझ में। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर b की वैल्यू कितनी हो, 2, मतलब किससे डिवाइड किया जा रहा हो, 2 से, तो बता सकते हैं आप r की वैल्यू क्या होंगी। तो आंसर है 0 होगा और 1 होगा, ठीक। ये 0 होगा या 1, ठीक। अच्छा, फिर से अगर b की वैल्यू बताइए 3 हो तो, हाँ, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ये बात आ गई समझ में। अच्छा, और बताइए b की वैल्यू अगर प्यारे बच्चों 4 हो तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 या 3। ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। इतनी बात आपको आ गई है समझ में। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, वो क्या, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहां पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इस नंबर को यहां मल्टीप्लाई करा दूं, इधर इस 2 का मल्टीप्लाई यहां करा दूं, ठीक है, मैंने कराया। 2 का मल्टीप्लाई किस में, 3 में, ठीक। और जो यहां पर नंबर लिखा रहता है उस नंबर को मैं यहां पर ऐड कर दूं, ये, ठीक। तो बताइए क्या आंसर आएगा, 2 × 3 6 और +1 किया, आंसर कितना, 7। तो मेरा आंसर कितना आया, 7। इस बात का मतलब यह है कि इस नंबर को यहां मल्टीप्लाई करा के अगर इसको ऐड कर दें तो कौन सा वाला नंबर आ जाता है, डिविडेंड। कौन सा नंबर आ जाता है, डिविडेंड। ये समझ आया आपको, ठीक। फिर से देखते हैं, इस नंबर को अगर यहां मल्टीप्लाई करके यहां जो लिखा हुआ है उससे वो ऐड कर दें तो देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। 2 × 4 प्लस इसका रिमाइंडर हमने ऐड किया, तो बताइए आंसर कितना आया, 8, डिविडेंड, ठीक। फिर से एक पैटर्न समझिए, इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर कराते हैं और यहां जो लिखा होता है उसको ऐड कर देते हैं, 2 × 4 और प्लस में क्या, 1, तो आंसर कितना आता है, 9। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे कभी भी a चाहिए, a, तो a कैसे निकाला जा सकता है बताइए। तो आंसर है कि b का मल्टीप्लाई किस में करा दिया जाए, q में, ठीक है, करा दीजिए b का मल्टीप्लाई q में, और उसमें क्या ऐड कर दूं, r, तो क्या मिल जाता है मुझे, a। ये बात आती है आपको समझ में, ठीक। तो a किसके इक्वल होता है ऑलवेज, bq + r। यहां पर a क्या है, डिविडेंड, b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, कोशेंट, r क्या है, रिमाइंडर। और r की जो वैल्यू होंगी, r की जो वैल्यू होंगी वो किसके इक्वल होती है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है बताइए, 0। कौन सी होती है सबसे छोटी वैल्यू, 0, ठीक। 0 से स्टार्ट होती हैं, तो या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी। और किससे लेस होगी, किससे लेस होगी बताइए। तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए r की जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, लेकिन 2 तो नहीं है ना, तो यानी कि किससे लेस होती है ऑलवेज, b से, है ना। फिर से r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन किससे लेस कहां तक जाती है, तो यानी कि लेस देन 3 तक, यानी कि लेस देन b तक।
तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं लेस देन बी। ये फिर से कोई भी डिवाइड हम कर रहे हो, उस डिवाइड में ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू ऑलवेज किससे लेस होगी, b से। ठीक, मतलब सर इस बात का मतलब ये है कि अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो उसके रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 2 से कम तक जाएगी। 3 से कर रहे हैं तो 3 से कम तक जाएगी। ये कहाँ है, 0 1 2। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, ये जो मैंने आपको इसके सामने आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, इस क्वांटिटी को एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका एक नाम रखा। ठीक, उसका क्या नाम रखा वो मैं आपको बताता हूं, इधर ध्यान दीजिए। क्लास 10th में रियल नंबर चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, और इसके बाद या इसका एक दूसरा नाम भी हम रखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। 2 नाम होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा नाम क्या है इसका, इसको हम और क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, तो 2 नए टर्म आपके सामने आए हैं, एक तो लेमा और एक एल्गोरिदम। ठीक, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए एल्गोरिदम किसे कहते हैं और दूसरा क्या पता होना चाहिए, लेमा किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमारे सामने जो बोर्ड पर लिखी हुई है, जो हमने नोट की है, वो क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, इस बात का मतलब क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम में आपको कोई मैंने प्रॉब्लम दी, मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम दी, फॉर एग्जांपल जैसे आपको याद हो क्लास 9th में मैंने आपको रैशनलाइजेशन करना बताया था, रैशनलाइजेशन याद है, तो उस रैशनलाइजेशन में आप क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो उसको रैशनलाइज कराने के लिए क्या करते हो, a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इस रैशनलाइजेशन कराने का पहला स्टेप क्या है, तो आंसर है a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना। उसके बाद नीचे क्या बन जाना, a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या बनता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है ये स्टेप्स हैं जो आप बता रहे हो, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, और जो लास्ट में आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसी स्टेप्स क्या कहलाते हैं, ऐसे स्टेप्स क्या कहलाते हैं, एल्गोरिदम। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उस क्वेश्चन में मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले ये किया करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और ये आपका आंसर आया। ठीक, फिर से मैंने वैसा ही क्वेश्चन लिया और मैंने कहा पहले ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, और ये आपका आंसर आया। तो वो जो सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं वो मैं क्या यूज कर रहा हूं, एल्गोरिथम। ये समझ आया? ठीक, दूसरी चीज होती है हमारे पास लेमा। लेमा क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट, सुनो, स्टेटमेंट जो होते हैं वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है स्टेटमेंट। ठीक, अब उस स्टेटमेंट को हमने सपोज करिए प्रूव कर लिया, क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, और उसको प्रूफ जो हमने स्टेटमेंट प्रूव किया है उसकी हेल्प से अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, लेमा। ठीक, फिर से ध्यान रखना मेरी बात को, कोई भी स्टेटमेंट है जो पहले से क्या किया जा चुका है, प्रूफ किया जा चुका है, और उसकी हेल्प से अब मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करूंगा। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि मैंने आपको ये चीज अभी प्रूफ करके दिखाई, है ना। क्या करो, मैंने आपको क्या बोला, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराओ और इसको ऐड कर लो, तो कौन से वाले आंसर आ जाते हैं, ये जितने भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं उसमें इसका मल्टीप्लाई करा के अगर ये ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर मिलता है, ऑलवेज मिलता है। ठीक, तो ये मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। ठीक, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया आपको, क्या बना कर दे दिया कि a किसके इक्वल होता है, बी क्यू प्लस आर के, ये तो मैंने प्रूफ कर लिया। अब इसी प्रूफ करने के साथ साथ मुझे एक चीज और पता चल गई, क्या, कि r की वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, लेस देन b या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। किस केस के लिए, अगर a और b कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक, तो एक चीज पहले से प्रूफ कर ली गई है, उससे एक चीज और प्रूफ हो रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे, लेमा। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, अच्छा, तो ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखा था, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, बिल्कुल आसान सा,
गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपको कोई दो नंबर गिवन है ए एंड बी, और वो दोनों ही नंबर कैसे हैं ये बात आपको याद रखनी है। कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो वहां पर एक यूनिक क्या होता है? कोशेंट, और एक यूनिक क्या होता है? रिमाइंडर। और वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं कि अगर डिवाइजर का मल्टीप्लाई किससे करा दिया जाए? कोशेंट से, और उसमें क्या ऐड कर दिया जाए? रिमाइंडर, तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है? डिविडेंड के। तो ए किसके इक्वल होता है? बी क्यू प्लस आर के। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, और यहां पर आर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन बी होती है, और फॉर पॉजिटिव इंटीजर आर ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है किससे? 0 से। ये समझ आया? आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ लिया। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड को लिखा जाता है किस फॉर्म में? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और वहां पर रिमाइंडर की वैल्यू और पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी क्या होती हैं? ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 बट लेस देन बी। बी यहाँ पर क्या है? डिवाइजर। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमें डिविजिबिलिटी तो समझ में आ गई, अब ये हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक, अब इसकी हेल्प से हम किसी दूसरी चीज को निकालने वाले हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम किस लिए यूज करने वाले हैं? टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आपने पहले भी निकाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा होगा पहले कभी, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं? डिविजिबिलिटी को यूज करने वाले हैं, और उसमें जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपके पास दो इंटीजर हैं ए एंड बी, और आपको उनका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले आप क्या अप्लाई करेंगे उन दोनों नंबर में? ए और बी नंबर में क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, ये बात आ रही है समझ में? और आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर अप्लाई किया, मतलब सिंपली डिवाइड किया, और अगर आपका आंसर क्या आ गया? आर की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो जो आपका डिवाइजर होगा वही उसका क्या बन जाएगा? एचसीएफ। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1। ठीक, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, एल्गोरिदम का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो उनमें पहला स्टेप आपको पता है कि जब आपको दो नंबर गिवन होंगे तो उन नंबर में आपको क्या लगाना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, सच दैट जो छोटा वाला नंबर होगा आपके पास यहाँ पर ए क्या है? ग्रेटर देन बी, यानी कि जो इधर लिखा जाएगा वो नंबर दूसरे वाले नंबर से कैसा होगा? ग्रेटर होगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले से सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आंसर है कि 225 क्या है? ग्रेटर है किससे? 135 से। तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसको ए नाम दोगे या बी? ए। ठीक, तो यानी कि हमारा ए ये बनेगा और ये क्या बनेगा? बी। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, अब स्टार्ट करिए आप। सबसे पहली चीज यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको लगाना सीखना है, तो आपको जैसे सिंपल डिवाइड करते हो पहले वैसे डिवाइड करके देख लीजिए। कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए, 135 डिवाइजर है मेरा, इससे मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको? 225 को, इसको मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कराइए, 1 जा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 135, इसको माइनस करा दीजिए। ठीक है, माइनस कराने पर 5 में से 5 माइनस करिए 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9, और ये 90। कितना आ गया? 90। ठीक, ये आ गया मेरा आंसर। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने किस फॉर्म में पढ़ा था, याद है आपको? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। कहाँ पर लगा रहे हैं? 135 एंड 225 पर। तो बताइए 225 किसके इक्वल होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? ए किसके इक्वल होता है बताइए? बी क्यू प्लस आर के।
ऐसे ही तो बताया था। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये नंबर अगर आपको फाउंड करना है तो कैसे कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ और इसमें क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर। ठीक है, तो बताइए इसको कैसे लिखोगे आप, तो आप लिखोगे 135 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस में क्या लिखोगे 90। ये समझ आया आपको? ठीक। अब आपने देखा कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, यहाँ रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है। ठीक, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवीजन एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अगर r की वैल्यू 0 नहीं आई है तो आप फिर से क्या लगाइए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से लेमा लगाइए, लेकिन इस बार किस किस में लगाइए, b में और r में। ये स्टेप है सेकंड स्टेप, किस किस में लगाना है, b में और r में। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं मेरे पास b और r क्या क्या है। तो मेरा ये क्या है, b, और ये क्या है, r। ठीक, तो मैं यहां पर देख लेता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आती है ये बात तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, a यहां पर, सॉरी यहां पर b, यहां पर a, यहां पर q और यहां पर क्या, r। तो इसका मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है वो b है और यहां पर जो लिखा हुआ है वो r है। ठीक, तो अब इस बार मुझे जो लगाना है वो b और r में लगाना है, तो लगाइए 90, किसको डिवाइड करोगे, 135 को। ठीक, कराइए 90 से डिवाइड कराइए 135 को, कैसे कराओगे बताइए, 90 1 जा 90, यहाँ पर कितना का हो जाएगा 45, ये आ गया। ठीक, इस चीज को लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया, 90 को यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं और प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें बताइए, 135। 135 यहाँ पर किसके इक्वल है, 90 इंटू 1 प्लस 45। ये समझ आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस दिस, तो ये क्वांटिटी मिल जाती है। तो a किसके इक्वल होता है, BQ प्लस R। ये समझ आया? ठीक, अभी भी रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है, तो अब फिर से ये प्रोसेस क्या होगी, स्टेप 3 क्या कहता है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये प्रोसेस करते रहिए, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो करते हैं, देखिए अभी तक तो नहीं आया है, फिर से कराते हैं। अब किस किस में लगाना है, 45 में और 90 में। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 45 और डिवाइड किसको करना है, 90 को। मतलब 45 छोटा है ना, तो बड़े वाले नंबर को तो डिवाइड कराओगे, तो 45 से 90 को डिवाइड कराइए। ठीक है, कराइए 45 इंटू 2, 45 से 2 जा कितना बन जाएगा 90, आंसर कितना आएगा 0। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 45 इंटू 2 और प्लस में क्या कराएंगे 0, तो हमें क्या मिल जाएगा 90, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब हमारा आंसर क्या आ गया 0। इस स्टेप पर जाकर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, उस स्टेप पर जो डिवाइजर होगा, उस स्टेप पर जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा हमारा HCF। तो बताइए यहाँ पर डिवाइड लास्ट टाइम किससे किया गया था, 45 से। इसको नहीं लेना है, किसको लेना है, इसको। ठीक है, जिस स्टेप पर ये जो लास्ट स्टेप होगा जहां पर रिमाइंडर 0 आया है, उस स्टेप पर जो आपका डिवाइजर रहा होगा वो आपको क्या दे देगा, HCF की वैल्यू। ठीक, तो इसलिए हमारा यहाँ पर डिवाइजर कितना आ रहा है 45, तो HCF का आंसर कितना आएगा इसका 45। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना आना चाहिए, सुनिए ध्यान से। जब आपके सामने क्वेश्चन आया 135 एंड 225, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। ठीक, ग्रेटर कौन है 225 और ये क्या है, लेस है। ठीक, तो यानी कि ये मेरा A होगा और ये B, मतलब डिवाइजर बनेगा। ये बात आ गई समझ में? ठीक, अब B से A को डिवाइड कराइए, B से A को, यानी 135 से 225 को डिवाइड कराइए। डिवाइड कराया मैंने, 135 1 जा 135, माइनस कराया तो आंसर क्या आया 90। रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर से डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में फिर से हम डिवीजन लेमा लगाएंगे। डिवीजन लेमा लगाया, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से लगाएंगे किस किस में, ऑलवेज डिवाइजर एंड रिमाइंडर में। फिर से लगाया, अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो
तो इस स्टेप पर आकर जो जिससे मैंने डिवाइड किया था, जो मेरा डिवाइजर था, वो इन दोनों का क्या होगा, HCF। ठीक, सो व्हाट इज द HCF ऑफ 135 एंड 225? आंसर इज 45। ये समझ आया? और आपको इन्हीं स्टेप को ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट अभी ऐसा लिखना नहीं आ रहा है तो पहले इनको ऐसे डिवाइड करके देखिए, और ये मैंने आपको समझाई दिया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, प्लस में ये क्वांटिटी लिखिए, वो ऑलवेज इसके इक्वल होती है। ये समझ आया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास 196 एंड 38220। ये 2 डिजिट हमारे पास हैं, ठीक है। जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें 2 डिजिट का HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे वहाँ पर? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आप कौन कौन से नंबर के लिए लगा रहे हैं वो भी आप वहाँ पर लिखेंगे। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू कहाँ पर? 196 एंड 38220। इन दोनों नंबर के बीच में आप क्या लगा रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब इन दोनों नंबर में से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक, तो यहाँ पर मैं कहूँगा 38220, ये नंबर क्या है? ग्रेटर किससे? 196 से। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात हमने वहाँ पर क्यों लिखी है? इससे क्या डिसाइड होता है कि ये हमारा क्या क्वांटिटी होगी? A, मतलब ये डिविडेंड होगा, और ये हमारे लिए क्या होगा? डिवाइजर, ये B रहेगा। ठीक, अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा है, क्या होता है? A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये आपने पढ़ा है। ठीक, A की वैल्यू आपने डिसाइड कर ली, कितनी है? 38220, और डिवाइजर भी आपने डिसाइड कर लिया, जो स्मॉल नंबर होता है उसे डिवाइजर कहते हैं, तो B की वैल्यू भी आपके पास है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस नंबर से इसको डिवाइड कराना है। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं आता है तो आपको डिवाइड करा के देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड जब आप कराओगे तो 196 से हम डिवाइड कराएंगे 38220 को। ठीक, ये जब मैंने करके देखा तो मुझे ये मिला कि यहाँ पर आना चाहिए कितना? 195। कितना आना चाहिए? 195, और 195 का मल्टीप्लाई जब हम इससे कराते हैं तब हमारे पास आंसर कितना आता है? 38220, और माइनस करने पर आंसर कितना बचता है? 0। ये आना चाहिए। ठीक, तो इस क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हो? मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में आपको कैसे बताया है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं और साथ में रिमाइंडर को प्लस करके लिख देते हैं। तो 196 के साथ किसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप? 195 का, और प्लस में क्या लिखेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0। अगर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF लिखने का प्यारे बच्चों तरीका ये होता है, HCF आपने लिखा और जो 2 नंबर आपके पास हैं उन दोनों नंबर को आप ऐसे लिख लो 196 और कॉमा में क्या लिख लो? 38220। इन दोनों का HCF का आंसर कितना आया? तो आंसर है जो लास्ट डिवाइजर था वो कितना था? 196। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा कौन कौन से नंबर में लगा रहे हैं? 255 है हमारे पास, और एक और नंबर है हमारे पास 867। इन दोनों नंबर में लगा रहे हैं, जहाँ पर 867 जो है वो ग्रेटर है किससे? 255 से। इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे लिए A होगा और ये B। यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम लगाते हैं तो वो होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 867, और डिवाइजर कितना है हमारे पास? 255। ऐसा। ठीक, अब इससे इसको डिवाइड करना है और क्या पता करना है आपको? क्वोशिएंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। ठीक,
तो इसको साइड में पहले डिवाइड करा के देख लेता हूँ कितना आएगा। 255 से डिवाइड किया किसको, 867 को, कितने टाइम जा रहा है बताइए? 3 टाइम्स। कितना आया? 102। ठीक, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्वोशिएंट मेरे पास आया है कितना? 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 102। ठीक, अब क्या हुआ? यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक, तो इस बार हम क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा हम किस किस के बीच में लगाएंगे? इस नंबर के और क्वोशिएंट के बीच में। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। 102 से डिवाइड कराना है आपको किसको? 255 को। ठीक है, कराइए। कैसे कराएंगे? 2 टाइम्स कराइए। 402। यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर 5। ठीक, अच्छा, अब इस क्वांटिटी को यहाँ पर लिख लेता हूँ। 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 और प्लस में क्या? 51, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसके आगे फिर से करिए। 51 से डिवाइड करना है हमें किसको? 102 को। ठीक है, 2 से कराइए। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ये। ठीक, इस बार हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक, तो इसको लिख लेता हूँ। 102 इक्वल है किसके? 51 इंटू 2 प्लस 0। जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 आया है उसका डिवाइजर HCF बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए HCF का आंसर कितना आएगा? 51, ये हमारा आंसर आ जाएगा।